हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, लिवरेज। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6, लिवरेज। स्टार्ट करते हैं। लिवरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरेज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिवरेज कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिवरेज लिवरेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिवरेज is a term refer as a relationship between two interrelated variables. Two interrelated वेरिएबल्स। लीवरेज को हम क्या बोल सकते हैं? लीवरेज एक टर्म है जो हमें रिलेशनशिप बताती है। और रिलेशनशिप किसके बीच में? दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। इन अदर वर्ड्स, लीवरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज चेंजिंग इंपैक्ट, और इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिफाइंग इंपैक्ट। What do you mean by changing impact और मैग्नेटिफाइंग इम्पैक्ट? दैट मीन्स अगर दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स हैं तो किसी एक वेरिएबल में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल सेल्स और नेट प्रॉफिट। आप सभी जानते हैं नेट प्रॉफिट और सेल्स इंटर रिलेटेड है। नेट प्रॉफिट कब होगा? जब सेल्स होगी। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट हमने दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल लिए। लीवरेज हमें क्या बताएगा कि अगर हम सेल्स को चेंज करें तो उसके कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना चेंज होगा उसके बारे में बताएगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, इफ वी चेंज सेल देन व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल्स को 10% बढ़ा देते हैं, प्लस कर देते हैं 10% से, क्या आपका नेट प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज होगा या किसी और परसेंटेज से वो चेंज होगा? तो कितने परसेंटेज से नेट प्रॉफिट चेंज होगा ये हमें कौन बताएगा? लीवरेज। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो नेट प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है। कारण क्या है? सेल्स और नेट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस जो होता है वो किस कारण से होता है? एक्सपेंसेस के कारण से। एक्सपेंसेस या कॉस्ट। और ये दो प्रकार की हो सकती है, वेरिएबल और फिक्स्ड। नाउ सेल्स और नेट प्रॉफिट का जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू कॉस्ट। कॉस्ट दो प्रकार की हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आप सब जानते हैं, कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप सेल करते हो तो वो कॉस्ट होगी,
अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, आप सेल करें या ना करें, मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें, यू हैव टू इनकर दैट, यू हैव टू बियर दैट। तो वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन तो डायरेक्टली सेल से होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का रिलेशन सेल से नहीं होता, वो आपको लगानी ही पड़ेगी चाहे आप सेल करो या ना करो। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कब होगा? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन रेंट ऑफ फैक्ट्री ये आपको देना ही होगा चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? कॉस्ट, और कॉस्ट दो प्रकार की हो सकती है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। अगर हम यहां से फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं, फिक्स कॉस्ट को अगर हम हटा दें, तो सेल्स को अगर हम 10% चेंज करें तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 10% से ही मूव करेगा, 10% इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने यहां से फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को हटा दिया है। और वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सेल्स आपको इनकर्ड करना है। तो इसलिए जो भी परसेंटेज चेंज हम सेल्स में करेंगे, उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा? नेट प्रॉफिट में। अगर हम सेल्स को 10% बढ़ाते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा? 10%। एंड वाइस वर्सा, अगर सेल्स को कम करते हैं 10% से तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम होगा 10% से। क्यों? क्योंकि हमने केवल कौन सी कॉस्ट रखी है बीच में? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सेल्स चेंज होती है। लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट को रखें, अगर हम फिक्स कॉस्ट रखते हैं बीच में, तो सेल्स में 10% चेंज करने से आपका नेट प्रॉफिट 10% से चेंज नहीं होगा, किसी और रेट से चेंज होगा। तो किस रेट से वो चेंज होगा, ये हमें कौन बताएगा? लीवरेज। ध्यान दीजिएगा, हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या किया? हमने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया कि फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो जितना चेंज सेल्स में होगा उतना ही चेंज नेट प्रॉफिट में होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो अकॉर्डिंगली सेल्स लगती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट होने के कारण अगर हम सेल्स और नेट प्रॉफिट के बीच में जो कॉस्ट ले रहे हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, दोनों है। तो 10% अगर हम सेल्स को चेंज करते हैं या किसी और रेट से चेंज करते हैं तो उतना ही चेंज नेट प्रॉफिट में होगा क्या? नहीं, वो परसेंटेज बदल जाएगा। तो किस रेट से नेट प्रॉफिट चेंज होगा, चेंजिंग रेट क्या होगा, ये हमें कौन बताएगा? लीवरेज। और ये लीवरेज जो है, ये किस बेसिस से डिसाइड किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, अकॉर्डिंगली आपका लीवरेज होगा, और लीवरेज के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज चेंज होगा इन नेट प्रॉफिट। तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इनकम स्टेटमेंट को हम समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सेल्स लेंगे, सेल्स में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट,
ये हमारे पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम लेस करेंगे टैक्स, तो ये हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देते हैं सबसे पहले, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस? दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, सेल से लेकर ईबीआईटी तक की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी काम हमने किया सेल से लेकर ईबीआईटी तक, इसको हम रखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल से लेकर ईबीआईटी तक की जो एक्टिविटी है दैट कवर्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां खत्म हो जाती है वहां से चालू हो जाती है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करने के बाद वी हैव टू पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड, ये सब किस में कवर होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, विच इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ईवीआईटी तक की एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसके बाद की जो एक्टिविटी दैट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लीवरेज निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो लीवरेज निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लीवरेज दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल एक्टिविटी का लीवरेज दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम बोलेंगे कंबाइंड लीवरेज। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमने बिजनेस एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो रूटीन एक्टिविटी है, सेल करना, एक्सपेंसेस करना, प्रॉफिट कमाना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसके बाद उस प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है, कितना इक्विटी शेयर डिविडेंड देना है, टैक्स, ये सब किस में कवर हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लीवरेज हम कैलकुलेट करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो लीवरेज कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसे कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज कहा जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर हमसे कोई बोले कि लीवरेज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। 3 प्रकार के लीवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। और लीवरेज हमें क्या बताते हैं, अगेन वापस शुरू में जो हमने डिस्कस किया, चेंजिंग इंपैक्ट को बताते हैं। चेंजिंग इंपैक्ट, कि अगर हम किसी एक आइटम में चेंज करते हैं तो उसका जो रिलेटेड आइटम है, दूसरा इंटर रिलेटेड आइटम, उसमें क्या चेंज होगा, दैट इज लीवरेज। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज।
ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? इट टेल्स अबाउट degree of changes in EBIT due to change in sales. क्या बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज हमें? इट टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स. अगर हम सेल में चेंज करें तो उसके कंपैरिजन में ईबीआईटी कितना चेंज होगा, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज. प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड देयर इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. लेकिन एक कंडीशन है कि क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का होना जरूरी है. मैंने आपको समझाया था, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है, सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, तो जितना सेल चेंज करोगे उतना ही चेंज इन नेट प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट है तो जो चेंजिंग इंपैक्ट है वो सेम नहीं होगा, उसमें डिफरेंस होगा. कितना डिफरेंस होगा ये हमें कौन बताएगा? ये हमें लीवरेज बताएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज. तो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? इट टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स प्रोवाइडेड देयर इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का होना जरूरी है. एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लेते हैं हम 1000 यूनिट सेल करते हैं. सेल है 80 पर यूनिट. तो कितनी सेल होगी? टोटल सेल होगी 80,000. वेरिएबल कॉस्ट है 50 पर यूनिट. कितनी हो गई? 50,000. तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 30,000. लेट अज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो ईबीआईटी कितना होगा? दैट इज 30,000. इसमें कोई डाउट? 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं, 80 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 50 के हिसाब से 50,000 हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया 30,000, फिक्स कॉस्ट हमने माना कि नहीं है, तो ईबीआईटी कितना होगा? 30,000. नाउ ध्यान दीजिएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं माना है हमने, और फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? लीवरेज नहीं. चेंजिंग इंपैक्ट विल बी सेम. अब देखिए, लेट अज्यूम हमारी सेल 20% बढ़ जाती है. हमारी सेल 20% बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि प्रॉफिट 20% ही बढ़ेगा. कारण क्या है इसके बीच में? फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसलिए जितना चेंज आप सेल्स में करोगे उतना ही चेंज ईबीआईटी में होगा. फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सेल्स चेंज होती है, प्रोपोर्शन में, सेल्स के प्रोपोर्शन में लगती है. चेक करते हैं. तो 20% सेल बढ़ने से सेल यूनिट कितनी हो जाएगी? 1200. 80 के हिसाब से टोटल सेल हो जाएगी 96,000. वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 60,000 50 के हिसाब से, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 36,000. फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आपका ईबीआईटी कितना होगा? 36,000. कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ? 6,000 इंक्रीज हुआ, विच इज 20% ऑफ 30,000. सेम चेंज. क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज देर इज नो फिक्स कॉस्ट. अब इसी में हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं और अब हम फिक्स कॉस्ट को अज्यूम करेंगे.
सेल यूनिट्स 1000, सेल एट द रेट 80 पर यूनिट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 50 पर यूनिट 50,000, कंट्रीब्यूशन 30,000, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अब हम अज्यूम कर लेते हैं 20,000। तो ईबीआईटी कितना हुआ 10,000। अब हम सेल्स को चेंज करते हैं, प्लस करते हैं सेल्स को 20% से। सेल्स को 20% इंक्रीज करते हैं, क्या होगा? क्या ईबीआईटी 20% इंक्रीज होगा? नहीं। अब देयर इज चेंज। कारण क्या है? फिक्स कॉस्ट आ गई है बीच में। फिक्स कॉस्ट आने से अब सेल्स को बदलने से ईबीआईटी उतना ही बदलेगा नहीं, दे विल बी चेंज। जो चेंज आपने सेल्स में किया है उतना ही चेंज ईबीआईटी में होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो कितना होगा ये हमें कौन बताएगा? लीवरेज। अभी लीवरेज हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा है, हम केवल चेक कर रहे हैं कि क्या परसेंटेज चेंज में फर्क होगा। लेट्स सी, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 12,000 और सॉरी 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स 80 के हिसाब से सेल होगी 96,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 36,000। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, आप सेल्स के किसी भी लेवल पे चले जाइए सेम रहेगी। कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 16,000। कितना चेंज हुआ? आपका ईबीआईटी 6,000 इंक्रीज हो गया, 10,000 से 16,000, 6,000 बढ़ गया। इट इज 60%। देर इज इंक्रीज इन 60%, इन ईबीआईटी 60%। आप देखिए, आपने सेल्स को कितना बढ़ाया था? केवल 20%, लेकिन आपका ईबीआईटी कितना बढ़ा? 60% बढ़ा। और ये किस कारण हुआ? ड्यू टू एलिमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ने ये चेंज कर दिया। क्या हम पहले से ये बता सकते हैं कि कितना चेंज होगा? बिल्कुल, अगर हमें पता हो लीवरेज। तो लीवरेज का यूज क्या है? देखिए, लीवरेज हमें चेंजिंग इंपैक्ट बता देता है। ड्यू टू एलिमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, सेल को बदलने से ईबीआईटी कितना बदलेगा, ये हमें कौन बताएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज? और वी कैन से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे डोल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ ओनली वन लेवल ऑफ सेल इज गिवन, अगर सेल का एक ही लेवल गिवन है तो डोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और ये हमेशा एक से ज्यादा होगा। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये एक से ज्यादा होगा। डोल कभी भी 0 to 1 नहीं होगा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 0 to 1 नहीं होगा। ये हमेशा एक से ज्यादा होगा। कारण क्या है? देखिए, कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़ा होगा ईबीआईटी से। बड़ा क्यों होगा? ईबीआईटी निकल कहां से रहा है? कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है? ईबीआईटी। तो हमेशा इसका आंसर एक से ज्यादा आएगा। हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन कम हुआ, कम हो सकता है, कई बार फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है तो कंट्रीब्यूशन
में से फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद ईबीआईटी नेगेटिव आ सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है डोल। तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इफ टू लेवल ऑफ सेल्स आर गिवन, सेल्स के दो लेवल हैं, तो डोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और ऑफ कोर्स मोर देन 1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अगर एक लेवल है सेल्स का, सेल्स का एक लेवल मतलब आपको गिवन है, जैसे 5000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा टोटल सेल कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, इस तरह से अगर एक लेवल है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और अगर दो लेवल हैं सेल्स के, जैसे 5000 यूनिट बेचेंगे तो क्या होगा, 7000 यूनिट बेचेंगे तो क्या होगा, दो लेवल इस तरह से दिए हुए हैं, तो फिर हम परसेंटेज चेंज से डोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है ईबीआईटी में अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोल। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम डोल को समझते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज को समझते हैं। सेल यूनिट्स हमने ली 5000, सेल प्राइस पर यूनिट हमने लिया 80, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने लिया 50, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वो हमने लिया 1 लाख। नाउ क्या करना है, पहला काम कैलकुलेट डोल, डोल कैलकुलेट करना है। नंबर 2, व्हाट विल बी EBIT if sale increase by 20%। ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट किए हमने। सेल यूनिट 5000 है, सेल प्राइस पर यूनिट 80 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने 1 लाख लिया है। डोल निकालना है और ये पता करना है कि अगर 20% सेल्स बढ़ाई जाए तो EBIT क्या होगा। तो सबसे पहला काम डोल कैलकुलेट करते हैं, और डोल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल 5000 यूनिट हमने सेल की 80 पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल सेल कितनी हो गई 4 लाख रुपीस। वेरिएबल कॉस्ट 50 के हिसाब से 2,50,000 वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000। फिक्स कॉस्ट हमने ली है 1 लाख, तो EBIT आया 50,000। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। डोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 150,000, EBIT है 50,000, डोल आया 3 टाइम्स, डोल 3 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है, डोल 3 टाइम्स आया तो क्या मतलब हुआ इसका। इट मीन्स, हम कंक्लूजन की बात करें,
डोल 3 टाइम्स आने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एनी चेंज, एनी चेंज, अब ध्यान दीजिएगा, चाहे वो चेंज अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, एनी चेंज इन सेल्स will change EBIT by 3 times. ध्यान दीजिएगा, डोल 3 टाइम्स इट मीन्स आप सेल को कितना भी चेंज कर लो, चाहे अपवर्ड चेंज कर लो चाहे डाउनवर्ड चेंज कर लो, EBIT 3 टाइम्स चेंज होगा। अगर हम सेल्स को 10% बढ़ाते हैं तो EBIT 3 टाइम्स 30% बढ़ेगा। सेल्स को कम करते हैं 10% से तो EBIT भी 30% कम होगा। एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी हम केवल कैलकुलेशन पार्ट पे हैं कि डोल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एनालिसिस हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइम्स डोल आया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर सेल्स को 20% इंक्रीज किया जाए, देखिए क्वेश्चन, अगर सेल्स को 20% इंक्रीज किया जाए तो EBIT कितना होगा? तो इंक्रीज इन सेल्स कितना हो रहा है? 20%। तो इंक्रीज इन EBIT कितना होगा ये मैं गारंटी से कह सकता हूं 3 टाइम्स यानी 60% होगा। 3 टाइम्स। तो सेल्स 20% अगर इंक्रीज होता है तो EBIT 3 टाइम्स 60% इंक्रीज होगा। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो या आप परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डोल का फॉर्मूला क्या बताया था? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये मैंने आपको बताया। और ये कितना आया? डोल 3। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज कितना है? सेल्स में 20%, तो इसका मतलब EBIT कितना परसेंट इंक्रीज होगा? दैट इज 30%। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नया EBIT क्या हो जाएगा? देखिए इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं तो EBIT कितना आया था? 50,000। अब नया EBIT क्या हो जाएगा? 50,000 प्लस 60%, दैट मीन्स 80,000। सेल्स को अगर 20% बढ़ाया जाए तो आपका EBIT कितना होगा? 80,000, दैट इज फॉर श्योर। क्रॉस चेक कर सकते हैं हम इसे, चलिए करते हैं क्रॉस चेक। क्या ऐसा होगा? सेल्स 20% बढ़ने पर EBIT 60% बढ़ेगा और वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 80,000। क्या ये सही है? क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेल यूनिट्स, पहले हम 5,000 यूनिट बेच रहे थे, 20% इसमें हमने इंक्रीज कर दिया तो अभी कितना हो गया? 6,000 यूनिट्स। 80 के हिसाब से आपका सेल कितना हो जाएगा? 4,80,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 180,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो EBIT कितना होगा? 80,000। हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों
लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बता रहा है? हमें डिग्री ऑफ चेंज बता रहा है कि सेल को बदलने से उससे रिलेटेड आइटम यानी उसका रिलेटिव आइटम दैट इज ईबीआईटी वो कितना बदलेगा उसके बारे में बताता है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बात करते हैं सेकेंड लीवरेज एनालिसिस पार्ट पे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी हम केवल फॉर्मूला समझ रहे हैं और कैलकुलेशन पार्ट समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कितना इंटरेस्ट देना है, कितना प्रेफरेंशियल डिविडेंड देना है, कितना इक्विटी शेयर डिविडेंड देना है, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में कवर होता है। उसमें जो लीवरेज आता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट चेंजेस इन ईबीटी और ईपीएस। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल लीवरेज हमें ईबीटी और ईपीएस दोनों के ऊपर क्या चेंजेज आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा उसके बारे में बताता है। इट इज अबाउट चेंजेस इन ईबीटी और ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी। अगर हम ईबीआईटी को चेंज करें तो उसके कंपैरिजन में ईबीटी और ईपीएस में क्या चेंज होगा, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। प्रोवाइडेड, कंडीशन है, प्रोवाइडेड देयर इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। कंडीशन क्या है, क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लीवरेज नहीं होगा। उस केस में चेंजिंग इफेक्ट सेम आएंगे। तो लीवरेज के लिए फिक्स कॉस्ट का होना जरूरी है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहे हैं तो क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या आता है? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये दो चीजें आती है, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, शॉर्ट में से हम DFL बोल सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन देर आर टू केसेस। इफ ओनली वन लेवल ऑफ सेल इज गिवन, अगर सेल का केवल एक लेवल गिवन है तो DFL निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT। EBIT अपॉन EBT, ध्यान दीजिएगा। DFL इज इक्वल्स टू DFL दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। अगर हम EBIT को बदलते हैं तो उसकी कंपैरिजन में EBT में क्या चेंजेस होंगे? और ऑफ कोर्स एक से ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव को हमें इग्नोर करना है। लीवरेज के लिए हमेशा एक से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है EBT हमेशा छोटा होगा, इसलिए एक से ज्यादा इसका आंसर आएगा। EBIT और EBT इक्वल हो सकते हैं। वो कब हो सकते हैं? जब इंटरेस्ट नहीं हो। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर लीवरेज नहीं होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का होना जरूरी है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे एक और है। मान लेते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी हो तो इन केस इफ देयर इज प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो DFL कैलकुलेट करने के लिए
फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंशियल डिविडेंड कब दिया जाता है? आफ्टर टैक्स। तो इसको बिफोर टैक्स हमें लाना होगा, और बिफोर टैक्स लाने के लिए 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाएगा। टी का मतलब यहां टैक्स रेट से है। टी हियर इज टैक्स रेट। ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिविडेंड को भी हम फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और दूसरा केस, इफ टू लेवल ऑफ सेल्स आर गिवन, तो DFL निकालने का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EBT, या फिर इसका इंपैक्ट आप किस पे देख सकते हो? EPS पे, अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, और ऑफ कोर्स मोर देन 1। तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल्स का एक लेवल है, केवल आपको ये गिवन है कि 5000 यूनिट बेचेंगे तो क्या सेल होगी, क्या कॉस्ट आएगी, क्या इनकम होगी, ये गिवन है, तो लीवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन EBT। और अगर प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी हैं तो फिर हमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड को भी लेस करना होगा। फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड। चूंकि प्रेफरेंशियल डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है, इसलिए बिफोर टैक्स लाने के लिए 1 माइनस टी से डिवाइड किया जाएगा। दो लेवल हैं सेल्स के, 5000 यूनिट बेचेंगे या 7000 यूनिट बेचेंगे तो क्या होगा, दो लेवल गिवन है। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBT और EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ऑफ कोर्स मोर देन 1। चलिए जी, एक एग्जाम्पल से इसको हम डिस्कस करते हैं। EBIT is equals to 5 lakh, 12% debenture equals to 10 lakh, tax rate 30%। कैलकुलेट करना है, नंबर 1 DFL, नंबर 2 न्यू EBT if EBIT increase by 10%। देखिए क्वेश्चन, EBIT 5 लाख है, 12% डिवेंचर दिए हुए 10 लाख के, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, और आपको पहले तो DFL निकालना है और फिर न्यू EBT निकालना है अगर EBIT 10% इंक्रीज हो जाए। 10% इंक्रीज अगर EBIT में होता है तो क्या होगा? चलिए सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। EBIT गिवन है 5 लाख, इंटरेस्ट हम लेते हैं 10 लाख का 12%, 120,000, क्लियर है? तो EBT आएगा 3,80,000, 3,80,000। टैक्स का यहाँ कोई यूज नहीं है, हमें EBT पे इंपैक्ट डालना है, और DFL निकालने का फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन EBT। EBIT है 5 लाख और EBT है 3,80,000, तो कितना आया? कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइड बाई 3,80,000, तो 1.3158। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीवरेज हमें क्या बताता है? DFL जो हमने कैलकुलेट किया
DFL आया 1.3158। इसका मतलब क्या हुआ? एनी चेंज इन EBIT, अगेन चाहे वो अपवार्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, एनी चेंज इन EBIT will change EBT by 1.3158 times. कितना भी चेंज आप कर लीजिए EBIT में, EBT सॉरी, ये EBT करते हैं इसको, कितना भी चेंज आप EBIT में कर लीजिए, आपका EBT कितना गुना चेंज होगा? 1.3158 टाइम्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। इंक्रीज इन EBIT गिवन है आपको 10%, 10% आपको गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इंक्रीज इन EBT कितना होगा? 10 into 1.3158 times, that is 13.158%। ये EBT चेंज होगा। इट मीन्स न्यू EBT क्या हो जाएगा? पुराना EBT देखिए कितना है, 3,80,000। इसमें अगर आप ऐड करते हैं 13.158%, देखिए कितना आएगा? 3,80,000 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 13.158%, 50,000। अगेन 3,80,000, इसका हमने निकाला 13.158%, तो ये कितना आया? 50,000। इसका मतलब नया EBT कितना हो जाएगा? 4,30,000। ये हम कह सकते हैं 50,000 बढ़कर नया EBT कितना हो जाएगा? 4,30,000। क्रॉस चेक करते हैं इसे, क्रॉस चेक करते हैं। EBT, पुराना EBT कितना था? 5 लाख। उसमें हमने कितना इंक्रीज किया? 10%, 10%, तो कितना हो गया वो? 5,50,000। इंटरेस्ट सेम रहेगा 1,20,000, तो EBT कितना हो जाएगा? 4,30,000। हैंस प्रूव्ड। आई होप सो कि आपको लीवरेज के बारे में समझ आया होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, ये दो चीज़ें आज हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर की है, बाकी चीज़ें हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।